नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कैसे यूरोपियन संघ ने अपनी कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी के तहत इवेंचुअली डोनाल्ड ट्रंप के पागलपन को खास करके ग्रीनलैंड को लेकर टैकल किया और इस पूरे गेम प्लान में नेटो का क्या रोल रहा। ट्रंप बार बार ये कह रहा था कि ग्रीनलैंड उसको इसलिए चाहिए नॉट बिकॉज कि वो कोई एक टेरिटोरियल फैंटेसी है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है जो कि एम्बेडेड था उसके ग्रेट पावर कंपटीशन में, अलायंस पॉलिटिक्स में और रिसोर्स सिक्योरिटी में। इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी ये तीन एस्पेक्ट्स पे फोकस करती है। इंटरनेशनल रिलेशंस के इन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड का रवैया आज एक इंटरसेक्शन प्रेजेंट करता है रियलिज्म की, अलायंस थ्योरी की और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेन थ्योरी की। ग्रीनलैंड जो है वो फॉर्मली पार्ट था और है भी किंगडम ऑफ डेनमार्क का, एक ऐसे क्रिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है जो कि आर्कटिक के पास है और इसकी वजह से वहाँ पर जो सी रूट्स हैं, वहाँ से जो मिसाइल ट्रेजेक्टरीज इवेंचुअली रशिया और चाइना की वजह से इमर्ज करती हैं, इसके साथ साथ जितना भी अनटैप्ड लेवल का रेयर अर्थ है और ख़ास करके जितने एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इन सारों की वजह से ट्रंप का जो असर्शन था ग्रीनलैंड को लेकर वो इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी में एक रियलिज्म के पर्सपेक्टिव को दिखाता है, जिससे कि ये बात प्रूव होती है कि स्टेट्स कंपीट पावर के लिए करते हैं, ज्योग्राफी के लिए करते हैं, रिसोर्सेज के लिए करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किक है। एनार्की का मतलब यहाँ पर सिंपली जो है वो ये है कि देयर इज़ नो ग्लोबल गवर्नमेंट अबव द स्टेट्स। लेकिन रियलिज्म के पर्सपेक्टिव से अगर हम ट्रंप के इस ग्रीनलैंड के पुश को देखें तो वो सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी या लीगल ओनरशिप का ही गेम नहीं है, यहाँ पर गेम है आर्कटिक का, क्योंकि आर्कटिक दिन प्रतिदिन आज की डेट में एक जीरो कंपटीशन थ्योरी का एक हिस्सेदार बनता जा रहा है। जैसे जैसे आर्कटिक ओशन में बर्फ़ पिघलेगी, जैसे जैसे वहाँ पर न्यू शिपिंग लेन्स क्रिएट होंगे, रिसोर्सेज का एक्सेस बढ़ेगा, इस कॉन्टेक्स्ट में कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ग्रीनलैंड का जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। और ख़ास करके आर्कटिक में जितनी भी नेवल प्रेजेंस होगी, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स होंगे, उससे नॉर्थ अटलांटिक सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर एक लीवरेज प्राप्त होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ट्रंप का जो ग्रीनलैंड का रवैया है, जहां पर वो बार बार बोलता है कि मुझे एक स्ट्रिक्ट इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए रशिया और चाइना के आर्कटिक एम्बिशंस के खिलाफ, ये अलाइन करती है ऑफेंसिव रियलिज्म की थ्योरी को लेकर। क्योंकि ऑफेंसिव रियलिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो आर्ग्यू करती है एक साधारण लैंग्वेज में कि मेजर पावर्स आज की डेट में अपने पूरे के पूरे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को मैक्सिमाइज करते हैं जब भी उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ अराइज करती हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज़ अराइज करने के दौरान अगर किसी प्रकार का कोई डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन भी हो तो ऑफेंसिव रियलिज्म इस फ्रिक्शन को जायज़ ठहराती है, क्योंकि स्टेट्स का इंटरेस्ट होता है अपना स्ट्रेटेजिक पावर को मैक्सिमाइज करना। इसका इम्पैक्ट नेटो पे भी यहाँ पर क्लासिक तरीके से देखने को मिल रहा है। नेटो आज की डेट में केवल एक मिलिट्री कैपेबिलिटी का अलायंस नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी के मुताबिक अगर हम अलायंस थ्योरी के पर्सपेक्टिव से नेटो को एग्जामिन करें तो नेटो में आज की डेट में पॉलिटिकल ट्रस्ट और कंसल्टेशंस दोनों दिख रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि आज अलायंस थ्योरी के मुताबिक जो कहती है कि अलायंसेस सर्वाइव तब करते हैं जब मेंबर्स बिलीव करते हैं कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स हैं वो बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगी रादर देन केवल और केवल कोअर्सिव एक्शंस के थ्रू ही काम करेंगी। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो अलायंस थ्योरी के मुताबिक ट्रंप का जो बार बार ये पब्लिक असर्शन है ग्रीनलैंड को डिसरप्ट करने का, ये एक क्लासिक स्ट्रैटेजी है जहां पर ट्रंप सिर्फ ये नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा कि हम जो हैं एक स्ट्रॉन्ग पावर होने के नाते सिर्फ ग्रीनलैंड को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, बल्कि हम एक कोअर्सिव एक्टर होने के नाते इस टेरिटरी को किसी भी तरीके से लेकर रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए एक ये नेगोशिएबल एसेट है। बार बार आपने जो ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट सुनी, जिस स्टेटमेंट्स के थ्रू वो बार बार कहता था कि ग्रीनलैंड इज़ वेरी क्रूशियल, वी मस्ट हैव ग्रीनलैंड, ये रिफ्लेक्ट करता है अलायंस थ्योरी का एक पॉइंट जहां पर ये क्लियर देखने को मिलता है कि स्टेट्स आर नॉट ओनली सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स बट इवन कोअर्सिव एक्टर्स। तो वहां पर वो लैंड को इस तरीके से क्लेम करने की कोशिश करते हैं जहां पर वो दिखाने की कोशिश ये करें कि ये लैंड हमारे लिए एक बहुत स्ट्रेटेजिक टुकड़ा है, अगर ये ना मिला तो शायद हमारी पूरी की पूरी जो ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टैंडिंग है और इंटरनेशनल रिलेशंस का हमारा जो ओवरऑल गेम प्लान है वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट होगा। इस एपिसोड के तहत ग्रीनलैंड के एक चीज़ तो क्लियर है
कि जब ट्रंप ने ये अलायंस थ्योरी के तहत एक कोअर्सिव एक्टर और सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है दोनों को दिखाने की कोशिश करी, तो इसमें क्या हुआ कि जो नाटो अलायंस के मेंबर्स थे उसमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी देखने को मिली। यानी कि नाटो अलायंसेस के मन में, जितने भी नाटो अलायंस के मेंबर्स थे उनमें एक फियर आया, और फियर ये था कि यहाँ पर अमेरिका नाटो का एक डोमिनेंट पावर होने के नाते उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये फियर इस हद तक चला गया कि जब फ्रांस ने इस दबदबे को रिजेक्ट करते हुए ये बात भी बोली कि हम रादर जो है अमेरिका के साथ एंगेजमेंट को अबैंडन कर देंगे अगर आवश्यकता पड़ी तो, क्योंकि हम किसी भी प्रकार के इस दबदबे में नहीं फंसेंगे। हम खास करके जर्मनी हो, फ्रांस हो, अलग अलग अन्य यूरोप के देश हो, सबने जो है पहली बात तो इस प्रकार के रवैये को यहाँ पर शो किया। डेनमार्क, एक छोटा सा नाटो का मेंबर जो है, उसने भी एक बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव लेवल पर अपनी सोवरेन अथॉरिटी ग्रीनलैंड के ऊपर जताई। इसकी वजह से ट्रंप का जो पोस्चर था उसमें एक डिलेमा पैदा हुआ, और डिलेमा ये था कि अगर नाटो एक ऐसा अलायंस है जिसमें कोई ऐसा इंटरनल मैकेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जिसके तहत वो अपने टेरिटोरियल क्लेम्स को यहाँ पर फर्दर कर पाए, तो फिर इस नाटो का फ़ायदा ही क्या। अब आप समझिए कि क्योंकि यहाँ पर नाटो का ये फ़ायदा इस नज़रिए से वो देखने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रंप के हिसाब से नाटो जो था वो डिज़ाइन इसलिए नहीं किया गया था केवल कि उसको एक्सटर्नल थ्रेट्स के थ्रू यहाँ पर डिफेंड किया जाए, बल्कि ट्रंप ने तो नाटो के पूरे मीनिंग को अपने रवैये से ही चेंज करते हुए ये सोचा कि नाटो का मतलब ये है कि हम यहाँ पर क्योंकि डोमिनेंट प्लेयर हैं तो बाकी नाटो के मेंबर्स भी हमारे साथ अपनी हाँ में हाँ मिलाएंगे। और ऐसा कतई ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर नाटो के मेंबर्स ने ये बात उसको बार बार अमेरिका को जताई कि एक नाटो इस प्रकार का मैकेनिज्म है जिसमें हम यहाँ पर सारे किसी प्रकार के इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में जुड़े हैं, जहाँ कोऑपरेशन है, जहाँ पर एक मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ पॉलिटिकल सोवरेनिटी को भी रिस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। तो नाटो का जो पूरा रवैया, यूरोप के अलग अलग देशों का रवैया था, इसकी वजह से ट्रंप जो है और उसकी जो ग्रीनलैंड पॉलिसी थी कहीं ना कहीं वो कोलैप्स होते हुए दिख रही थी। अब एक लिबरल इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव से ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ट्रंप का जो ग्रीनलैंड का पूरा असर्शन था उसने अंडरमाइन किया इन नॉर्म्स को, खास करके वो नॉर्म्स जो बार बार एम्फसाइज करते हैं कि कंसल्टेशन ही कोहेशन को सस्टेन करती है। अगर नाटो के थ्रू ट्रंप यहाँ पर लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म को अपनाता, अगर वो इस इंस्टीट्यूशंस का प्रयोग करके अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता और एक प्रिडिक्टेबल रूल बेस्ड एंगेजमेंट अगर वो ग्रीनलैंड के साथ एक्सप्लोर करता, तो शायद नाटो का भविष्य इस ग्रीनलैंड में इस प्रकार से उजागर होता कि ट्रंप को भी नाटो का कंट्रोल इस तरीके से मिलता कि नाटो एज एन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके वो ग्रीनलैंड में अपना दबदबा बना लेता। लेकिन ट्रंप का जो ओवरऑल स्टाइल है, उसकी जो ओवरऑल ट्रांजैक्शनल टाइप की बार्गेनिंग है, उसमें इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर्स पे वो कहीं पर भी फोकस नहीं करता है। इस कारण से उसने जितना रवैया यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स के साथ, डेनमार्क के साथ और नाटो के मेंबर्स के साथ शो किया, इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जितने भी ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस वो ले रहा था, जिसमें वो बार बार मिलिट्री के दबदबे को हाईलाइट कर रहा था, इस मिलिट्री के दबदबे के हाईलाइट होने की वजह से जितना भी ट्रस्ट और कोऑपरेशन था यूरोप के साथ अमेरिका का, वो कहीं ना कहीं इरोड होता गया। ग्रीनलैंड का एपिसोड यहाँ पर ट्रांस अटलांटिक परसेप्शंस जो हैं यूएस और यूरोप के बीच में, उनके बीच में अनफॉर्चुनेटली अब एक डिवाइड क्रिएट कर बैठा है। इस कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी में जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, जो कहता है कि किसी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस में आइडेंटिटी और शेयर्ड वैल्यूज का एक बहुत बड़ा रोल होता है, आज वही चीज नाटो के कॉन्टेक्स्ट में और यूरोपियन संघ के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि यूरोपियन एलाइज जितने भी हैं वो नाटो को एक रूल बेस्ड सिक्योरिटी कम्युनिटी के नजरिए से देख रहे हैं, वो ट्रंप के एक कॉस्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन के नजरिए से नहीं देख रहे। तो यहाँ पर जितने भी कलेक्टिव आइडेंटिटीज हैं यूरोप की, वो आज की डेट में रिएक्शंस को शेप करते हुए ट्रंप को घुटने पर ले आई, और इस घुटने पर लाने की वजह से ग्रीनलैंड में जो यूरोप के प्लेयर्स ने और नाटो के थ्रू सबने यहाँ पर कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, वो ये था कि हम रिस्पेक्ट करते हैं लॉ को, हम रिस्पेक्ट करते हैं ग्रीनलैंड की सोवरेनिटी को और अलायंस की सॉलिडारिटी को। तो ट्रंप के लिए एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर जो वो लीवरेज चाहता था, एसेट्स चाहता था, स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग चाहता था, उसके सामने अगर किसी की जीत हुई तो कंस्ट्रक्टिविज्म के मुताबिक जीत यहाँ पर हुई सोवरेनिटी की, आइडेंटिटी की और सबसे इंपॉर्टेंटली अलायंस सॉलिडारिटी की। ट्रंप का ये जो बार बार पैराडॉक्सिकल स्ट्रैटेजिक लेवल का असर्शन था कि मुझे रशिया और चाइना के नैरेटिव्स को काउंटर करना है,
उसने ये चीज़ क्लियरली यहाँ पर अब देख ली कि नाटो रशिया को लेकर बिल्कुल पूरी तरह से डिवाइडेड है, नाटो चाइना को लेकर पूरी तरह से डिवाइडेड है, क्योंकि ये देश रशिया चाइना के नैरेटिव को एक्सेप्ट करे बिना, आर्कटिक गवर्नेंस के उस पॉइंट को बिना एक्सेप्ट करे, सोवरेनिटी और अलायंस सॉलिडारिटी और लॉ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इस रीज़न से इस पूरे एपिसोड से एक चीज़ तो क्लियर समझ आती है कि यूरोप ने पहली बार अपनी कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी में अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करते हुए ट्रंप के इस एडवांसमेंट को रोका है। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वही चीज़ है जो भारत की पूरी कूटनीति के एक सेंट्रल प्रिंसिपल के तहत इमर्ज होकर आती है। आज अगर भारत का ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो प्रिंसिपल, जो भारत कितने सालों से पूरे देश को और पूरे विदेश ताकतों को सबको बताता आ रहा है, आज जब यूरोप ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है तो इससे भारत का भी एक बहुत बड़ा विंडिकेशन है, एक विन है कि देखिए किस तरीके से अब जो है कूटनीति में रूल बेस्ड ऑर्डर और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ही केवल चलेगी। धन्यवाद।